बिल्कुल। I think it is now live also on the YouTube. यस सर। पीयूष जी, शशि जी, शैल वी स्टार्ट? यस सर, मैं लिंक सेंड करके स्टार्ट। शशि जी प्लीज कैमरा सीधा करना आपका। शशि जी ने सब जीएसटी वर्कन करता है उल्टा पुल्टा सबको मैं आवाज और राजेंद्र जी सब ठीक ठाक है जी? हाँ जी ऑल गुड सर, थैंक यू। थैंक यू। आप सुनाओ, सब ठीक चल रहा है उत्थे? बड़ा जलंधर सब ठीक है ना? सब बढ़िया चल रहा है जी। गुड गुड। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੀਪੀਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਆਪਾਂ GSTR 9 ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ GSTR 9। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। नहीं सर, मैं भी समझने वाला ही है। समझने से कोई अर्थ नहीं है सर, जितना मर्जी समझ लो। कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे तभी तो आगे दूसरा डिलीवर करेंगे। कंटीन्यूअस प्रोसेस है सर, कंटीन्यूअस सारे वाला ही है। Exactly. Okay, good evening all the members. Good evening our guest speakers, Chairman sir and all the members. I welcome all of you on webinar on GSTR 9 organized by Jalandhar branch of NIRC of ICI. CA Rajinder Arora ji is with us, who is NIRC member and very well known faculty on GST. He is spreading knowledge on GST and guiding professionals through various platforms. और हम सब ये जानते हैं कि राजेंद्र अरोड़ा जी जीएसटी की राह में हमारे दोस्त हैं और आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सो वी थैंक्स अरोड़ा सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट एंड बिफोर दैट लेट्स लिसन टू आवर चेयरमैन सीए पीयूष बांसल जी। ओवर टू पीयूष सर। थैंक यू वेरी मच शशि जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू congratulate each one of us in advance on our Independence Day. Tomorrow we will be having our Independence Day, 15th August. So I wish you all a very happy 74th Independence Day of India. और मैं आप सबको साथ में इनवाइट करना चाहूँगा कि कल हमारे सीए स्टूडेंट्स एक टैलेंट हंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जलंधर ब्रांच के ही सीए स्टूडेंट रहेंगे सारे, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्लान करके इनिशियल वर्किंग भी कर ली है, पार्टिसिपेशन आ गई है, जजमेंट शुरू हो गई है और लाइव परफॉर्मेंस कल होगी। तो इट विल बी अ फन फिल्ड इवनिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। और हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए चरणजोत सिंह नंदा जी हैव वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड शशांक अग्रवाल जी अवर NIRC चेयरमैन हैज वेरी काइंडली एग्रीड टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जरूर आए। और मैं सब यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा हमारे NIRC मेंबर सीए राजेंद्र अरोड़ा जी का। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जीएसटी की राह में दोस्तों की बहुत जरूरत होती है और आप हमारे ऐसे एक दोस्त हैं जो रेगुलरली जीएसटी में लोगों को गाइड कर रहे हैं। आपके लिए मेरे पास चंद लाइनें हैं, क्योंकि जीएसटी में क्या होता है कि हर कोई हमसे कुछ ना कुछ पूछता रहता है और फिर ये कहता है कि आपने तो ऐसे कहा था, ऐसे नहीं कहा था। तो जो आप कर रहे हैं और जिसके लिए हमने आज आपको इनवाइट किया है, वो मैं चंद लाइनें आपके साथ शेयर करूंगा। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। और जीएसटी में हमारे साथ यही हो रहा है कि लोग सिर्फ सवाल कर रहे हैं और उसका जो दर्द हमें होता है कि कौन सी नोटिफिकेशन है, कहां पे कब इन्होंने एग्जम्पशन दे दी थी, किस डेट को अमेंड कर दिया, किस डेट को जीएसटी काउंसिल ने बोल दिया और किस डेट को नोटिफाई हो गया, वो सारे दर्द हमारे हैं। तो आज उन्हीं सारे दर्दों के लिए, दवा के लिए हमने आप सबको बुलाया है। वो दवा आज हमें राजेंद्र अरोड़ा जी देने वाले हैं, क्योंकि अब आने वाला दर्द हमारा GSTR 9 है 18-19 का, जिसमें बहुत से इश्यूज हैं कि 17-18 में जो हमने डिटेल, क्योंकि हम सितंबर तक और वो एक्सटेंडेड पीरियड था मार्च तक, उसमें अमेंडमेंट क्लेम कर सकते थे। टेबल 13 में हमने दिखा दिया, कुछ आगे ले गए, कुछ पीछे की एडजस्टमेंट कर दी। वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉब्लम्स आज राजेंद्र जी हमारे सॉल्व करने जा रहे हैं। वेलकम यू राजेंद्र जी।
थैंक यू और सर। मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, सेक्रेटरी जी शशि भूषण जी, कैशियर गुरलीन सानी जी, वाइस चेयरपर्सन सोनिया जी, हमारे इमीडिएट पास्ट चेयरमैन उमेश दादा जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर सुमित जी और विनय जी, और सभी मेंबर्स जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं आज के हमारे इस वर्चुअल सीटी मीटिंग के लिए, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मैं अभी चैट बॉक्स में देख रहा था, सुधीर भाटिया जी बीकानेर से ज्वाइन किए हैं। सुधीर भाटिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि दूर दूर से लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल and invite you all for tomorrow's fun-filled evening at 6 p.m. on Zoom. Thank you very much. Over to Shashi. Thank you, Piyush ji, for warm welcome of our guest speaker. And now I would request our treasurer, CA Gurleen Singh Sani, to introduce our guest speaker, CA Rajendra Arora ji. Thank you, Shashi ji. Welcome, Rajendra Arora ji. I Thank you, welcome sir. you to this webinar. I welcome all the members to this event or seminar of GSTR 9 for the financial year 18-19. I have been honored that I have been given the chance to introduce such an enlightening person, knowledgeful person, CA Rajendra Arora ji. CA Rajendra Arora ji is the managing partner of Sparks and Associates and heads the GST department in the firm. He's a prolific speaker and Vivek Deda. Piyush and Shashi has already mentioned his famous YouTube channel, GST की राह में आपका दोस्त CA Rajendra Arora. The name is so much with the positivity, and this positivity is always required in this topic, the GST, which is always giving confusions and doubts to the professionals. So thank you so much, sir, for accepting our invitation. And I am very much happy to introduce that he is the knowledge partner with Clear Tax and Tax for Health Forum. He's also given more than 1,000 plus lectures in GST, and he has been the secretary of NIRC for 2017-18 and treasurer in 18-19. He was associated with the introduction of GST with the Government of India. He provides GST consultancy and representational services in the field of indirect taxes to many leading business houses. And because of so much knowledge and power in the GST field and with Rajendra Arora ji, he has accepted our invitation for today's seminar. And we will be very lucky to have this another 1 hour session with you. Thank you so much, sir, for accepting the invitation. Over to Shashi ji. Thank you. Thank you, Gurleen Singh Sani ji. And now, on the behalf of all the members, I request CA Rajendra Arora ji to kindly start his deliberation. थैंक यू। शुरुआत में मैं सभी जलंधर ब्रांच के ऑफिशियल्स, चेयरमैन पीयूष जी, गुरलीन जी, खजांची साहब हमारे, शशि जी सेक्रेटरी, सोनिया मैम वाइस चेयरपर्सन और बाकी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर अपने विचार जो भी थोड़े समझ है मुझ में, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ अबाउट दिस ever growing, ever changing, ever developing subject, goods and services tax. दोस्तों, हमारे साथ सुधीर भाटिया जी बीकानेर से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई हैं, बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ संजीव कुमार अरोड़ा जी अंबाला से भी जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे परम मित्र हैं, धन्यवाद आपका दोनों का जुड़ने के लिए। बाकी सभी जलंधर के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आप यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आए। दोस्तों, जो टॉपिक जैसे कि आज का रूपरेखा तैयार है हमारे फॉर्म GSTR 9 की, तो 17-18 का GSTR 9 तो हम भर चुके हैं। अब 17-18 का GSTR 9 भर चुके हैं तो फिर तो हमें पता है कि GSTR 9 भरना कैसे है। तो मैं पीयूष जी को बोल रहा था, सर क्यों आप बार बार एक ही टॉपिक को कहते? नहीं सर, ये मेंबर्स की डिमांड है, आपने इसी टॉपिक पर बोलना है। ठीक है सर, चेयरमैन तो चेयरमैन है भाई, चेयरमैन के आगे हम सब क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, चेयरमैन साहब ने कहा, हमने शुरू किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम तो फॉर्म 9 तो जो है ऑलरेडी भर चुके हैं 17-18 का, और बहुत समय लेकर भर चुके हैं, बहुत समय मिला हमें इस बात को भरने के लिए। चलिए, ऑल सेड एंड डन, लेट्स रिकैप्चुलेट, लेट इट से रिकैप्चुलाइजेशन। अब 18-19 का 30 सितंबर 2020 का हमारे पास समय है कि हमें भरना है। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा परेशानी भरा समय है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए विशेष तौर पे। तो
हमें समय जो है 30 सितंबर तक का पहले 30 जून का मिला, फिर उसको एक्सटेंडेड डेट को 30 सितंबर कर दिया गया। हम सब जानते हैं। कुछ बेसिक बातें करते हैं कि फॉर्म 9 में सबसे पहला सवाल जो ये आता है कि फॉर्म 9 और 9C को थोड़ा सा लिंक करेंगे। ज्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा वो 9 पर रहेगा, बट थोड़ा सा लिंक हम 9C को भी करेंगे अपनी बातों के दौरान। अब दोस्तों आज इनफैक्ट आपके पास आज कोई पीपीटी नहीं है, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं चेयरमैन साहब को यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि अलाउ मी टू स्पीक एक्सटेम्पोर। वो कहते जी आप देख लो, आपने बोलना है जैसे मर्जी बोलो, है ना, आपने बोलना है, आप पीपीटी लेकर आए हो, नहीं लिख के लाए हो, जैसे मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो पीपीटी नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ मुझे सुनना है, मुझे देखना है। अब पहला सवाल ये, मेरा सबसे पहला सवाल ये है जी कि इस फॉर्म 9 को जो भरना है तो डाटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, गैदर करना है। हमारे पास डाटा के हमने खुद बनाए हुए 3 सोर्सेज हैं। पहले प्राइमरीली पहला सोर्स है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा सोर्स है हमने जीएसटीआर 1 फाइल किया, तीसरा सोर्स है हमने जीएसटीआर 3B फाइल किया। अब इन तीनों सोर्सेज में जीएसटीआर 1 का डाटा भी आपको नजर आता है ऑटो पॉपुलेटेड, और जीएसटीआर 3B का डाटा भी नजर आता है ऑटो पॉपुलेटेड। तो मेरा कहना का तात्पर्य है कि अब बुक्स का डाटा आपने लेना है, 1 का डाटा लेना है, 3B का डाटा लेना है, तीनों को मिक्स करके डाटा लेना है। क्या करना है? तो 3 जुलाई 2019 को डिपार्टमेंट को भी सब्जेक्ट के लगभग 2 साल बाद ये समझ में आया कि फॉर्म 9 में डाटा क्या चाहिए। हालांकि मैं आपसे अभी डिटेल में बात करूंगा जब अगले 60-70 मिनटों में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्म 9 को भरना तो है हमने, लेकिन फॉर्म 9 को भरने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट इससे निकालेगा क्या, डिपार्टमेंट करना क्या चाहता है इस फॉर्म से, उसे चाहिए क्या इस फॉर्म से जो चाहिए। अब जब प्री जीएसटी रिजीम में हम बात करते थे, हम हमेशा कहते थे कि भाई ड्यूरिंग द ईयर जो भी गलतियां हो जाएं उसको जो हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, उसमें ठीक कर दें। तो जो ऑब्जेक्टिव होता था एनुअल रिटर्न का वो ये होता था कि साल की सारी की गई गलतियां हम एनुअल रिटर्न में ठीक कर दें। अब वो भी ये फॉर्म जो है हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है, हमें एग्जैक्टली मीडियम नहीं बताता कि उस गलतियों को ठीक कैसे करें, लेकिन फिर भी क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड है हमें उन सबको उसका पालन करना है, और इसी फॉर्म के अंदर ही रहकर, इसकी मशीनरी के अंदर रहकर ही हमें अपने कंप्लायंस को पूरा करना है। तो जो पहला सवाल ये आता है, 3 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया बाय वे ऑफ ए प्रेस रिलीज, उन्होंने कहा भी देखिए ऐसा है, फॉर्म 9 का ऑब्जेक्टिव याद आ गया उन्हें, सोते सोते एकदम जाग पड़े और खुद 2 साल बाद ये डिटरमाइन किया कि फॉर्म 9 का बेसिस क्या है। उससे पहले किसने कैसे फाइल किया कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए ऐसा है, जो भी डाटा आपका एक्चुअल है, करेक्ट डाटा है, वो आपने फॉर्म 9 में भरना है, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे 1 में हो, चाहे 3B में हो, कहीं भी आपका डाटा जो भी करेक्ट है, जो सही है, वो डाटा आपने फॉर्म 9 में भरना। और मैं समझता हूं ऑब्जेक्टिव भी फॉर्म 9 का यही है जी। अगर मेरा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मुझे रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलती हो गई है, तो ये फॉर्म 9 मेरे को ये फैसिलिटेट करे कि मैं उस गलती को उस एनुअल रिटर्न के माध्यम से सुधार सकूं। तो उन्होंने भी यही कहा कि आपका जो भी, अब ऐसा भी हो सकता है कि कई ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमने डिटरमाइन किया कि बुक्स में भी नहीं थी लेकिन टैक्सेबल सप्लाईज थी, तो बुक्स में भी नहीं है तो भी आपको फॉर्म 9 में उसको डिक्लेयर करना है। आपका सवाल बार बार हर बात के बाद एक ही सवाल आएगा कि सर ये रिकंसिलेशंस का क्या करूं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि इन रिकंसिलेशंस की आदत डाल दीजिए। हर काम को करने के बाद, हर 3B को फाइल करने के बाद, क्या आप अपने पास रिकंसिलेशन नहीं रखते हैं? और अगर नहीं रखते हैं तो आप ये बता ही नहीं सकते कि 6 महीने पहले आपने जो 3B फाइल किया था वो किस बेसिस पे किया था, क्योंकि सारी कंसोलिडेटेड फिगर्स है, इनपुट की कंसोलिडेटेड, आउटपुट की कंसोलिडेटेड, रिवर्सल की कंसोलिडेटेड, इंपोर्ट की कंसोलिडेटेड, इंपोर्ट ऑफ आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कंसोलिडेटेड, सब कुछ कंसोलिडेटेड फिगर्स है। परचेज तो ऑफ कोर्स मांगता ही नहीं है हमारा 3B। तो रिकंसिलेशंस की आदत डाल दीजिए, जितना ज्यादा आपके पास हर डॉक्यूमेंट, और आप कोशिश कीजिए एक पैटर्न बनाइए, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बनाइए कि हर 3B के बाद एक रिकंसिलेशन फाइल करना है, चाहे जो डाटा एक्चुअल किताबों का है वही रिकंसिलेशन में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एसओपी बनाइए
कि हर 3B फाइल करने के बाद उसका रिकंसिलेशन बनाना है बाय डिफॉल्ट। 3B भरिए और रिकंसिलेशन भरिए, रिकंसिलेशन में बुक्स का डाटा भरिए और बुक्स में अमेंडमेंट बताइए और फिर 3B का डाटा बनाइए। बुक्स में 100 रुपया है, अमेंडमेंट किया 5 रुपया, बढ़ाया घटाया, 105 हुआ 95 हुआ, 3B में 95 या 105 भरा, आप लिखिए। हर 3B के साथ एक एक्सेल शीट बनाकर रखिए अपनी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ही ना आए। आप 3B निकालें और उसकी एक्सेल शीट निकालें और आप बता सके कि इसमें मैंने ये चेंज यहां से किया था, उसमें इंसर्ट नोट कर दीजिए, एक्सेल शीट में डिटेल में अंग्रेजी में लिख दीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, उस एक्सेल शीट को कंप्लीट बना दीजिए और सारा अपना डाटा स्टोर करना शुरू कर दीजिए। अब क्वेश्चन हमने पहला डिसाइड कर लिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस बात से भी पहले लिया कि एनुअल रिटर्न भरनी किसने। एनुअल रिटर्न सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स ने भरनी है दोस्तों, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, मैं ये रिकैप्चुलेट कर रहा हूं फटाफट। हर जीएसटीआईएन की भरनी है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका पैन इंडिया बेसिस पे जो कंप्यूट होता है वो 2 करोड़ से अधिक है, 2 करोड़ से अधिक है, तो आपको हर जीएसटीआईएन की एनुअल रिटर्न भरनी है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि आपके 10 रजिस्ट्रेशन हो भारत में और 10 की टोटल टर्नओवर मिलाकर आपकी 5 करोड़ बनती है, लेकिन किसी एक जीएसटीआईएन की टर्नओवर सिर्फ आपकी 5 लाख की है या नील ही है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर परमानेंट अकाउंट नंबर पर 2 करोड़ से अधिक है तो आपको हर जीएसटीआईएन का एनुअल रिटर्न भरना है। और अगर वो 5 करोड़ से अधिक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, वो एग्रीगेट टर्नओवर जो कि 2 करोड़ सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में जीएसटी ऑडिट के लिए होती थी, वो अब 5 करोड़ कर दी गई है। मैं दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूं फटाफट, मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा है। 60-70 मिनट में हमें बहुत सारे इश्यूज को टच बेस करना है, रिकैप्चुलेट करना है, डिस्कस करना है और डिसीजन लेने हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहें बस, जहां भी आप मिस करेंगे थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी। अभी आप सवाल ना पूछे, सवाल का 10-15 मिनट आखिरी में मैं जरूर पूरा डिटेल में रखूंगा आपके साथ। तो आगे हम बात कर रहे थे कि जिस भी जीएसटीआईएन में भले जीरो टर्नओवर ही क्यों ना हो, आपको अगर आपका 2 करोड़ से अधिक है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ से अधिक है तो आपको हर जीएसटीआईएन पर एनुअल रिटर्न फाइल करना है, भले ही जीरो टर्नओवर आपका किसी एक जीएसटीआईएन में ना हो। उसके बाद आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना है, मैं फटाफट रिकैप्चुलेट कर रहा हूं। सारी टैक्सेबल सप्लाई जोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट सप्लाई जोड़ दीजिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई जोड़ दीजिए, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो भी सप्लाई होती है, स्टॉक ट्रांसफर कंप्यूट, इंटरस्टेट डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो सप्लाई होती है, इंट्रास्टेट को हम एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं लेते, और वो वैसे भी वहां पर जीएसटीआईएन सेम होता है तो कहीं रिपोर्ट ही नहीं होती। डिलीवरी चालान के माध्यम से आप एक ही स्टेट में एक अपने ब्रांच ऑफिस से दूसरे ब्रांच ऑफिस पर गुड्स को बिना इनवॉइस की स्ट्रेंथ पर बिना टैक्स लगाए मूव कर सकते हैं। अगर एक ही स्टेट में मूवमेंट होनी है, डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल पे मूव कर सकते हैं। तो आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई जोड़ना है और डिस्टिंक्ट पर्सन की सप्लाई कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एग्रीगेट सप्लाई को जोड़ दीजिए, एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगी। एग्जेम्प्ट सप्लाई में मैं आपको बता दूं 3 सप्लाई जुड़ती हैं, वो जो होली एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स होती हैं सेक्शन 11 में, वो जुड़ती है आपकी। उसके बाद आपकी नॉन आपकी जो है नील रेटेड सप्लाई जुड़ती है, और उसके बाद नॉन टैक्सेबल सप्लाई जुड़ती है। नील रेटेड सप्लाई वो सप्लाई होती है दोस्तों जिसके ऊपर टैक्स नील रेट पर टैक्स होता है, लेकिन वो गुड्स 1/17 और सर्विसेज 11/17 सीटीआर में मेंशन्ड होते हैं। नील रेटेड वो होती है जो कि टैक्सेबल होती है लेकिन टैक्स रेट नील रेटेड होती है, उसके आगे नील लिखा होगा, जीरो नहीं लिखा होगा, नील लिखा होगा। गुड्स में 2 गुड्स है, सर्विसेज में सिर्फ एक सर्विस है। गुड्स के लिए 1/17 और सर्विसेज के लिए 11/17 सीटीआर, सेंट्रल टैक्स रेट इशूड ऑन 28 जून 2017। उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाई में नील रेटेड जुड़ गई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में एग्जेम्प्ट तो जुड़ी गई, एग्जेम्प्ट सप्लाई में 2 सप्लाई इस तरह की गुड्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं, वो नोटिफिकेशन 2/17 और 12/17 गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पेक्टिवली सीटीआर से मिलेंगी आपको। तीसरी सप्लाई है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसकी परिभाषा
कानून में दी गई है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसके ऊपर ये कानून लगता नहीं है, नॉट लिवेबल टू टैक्स है। नॉट लिवेबल टू टैक्स सिर्फ 2 ही गुड्स हैं इस समय भारत में। पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो भी उसके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दोस्तों। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर जोड़ने के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई जुड़ती है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जुड़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं तो भी आपका 80 का हिस्सा वो होगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ 2 करोड़ फॉर एनुअल रिटर्न एंड 5 करोड़ फॉर 9C, आपको वो सप्लाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई जोड़कर 80 बनाना है, और ये डिटरमाइन करना है कि आपके ऊपर सेक्शन 44 या सेक्शन 35(5) लगता है या नहीं लगता है दोस्तों। तो 44 ये कहता है कि आपको हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, एक्सेप्ट ISD सेक्शन 51, सेक्शन 52, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको छोड़कर आप सबको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा। जो 51-52 में, जो 51 में जो TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या जिनमें गवर्नमेंट की 51% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग होती है, या फिर TCS में सेक्शन 52 में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जो कि वेंडर्स के थ्रू मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, उनको TCS काटना होता है उन वेंडर्स का, वो 52 में रजिस्ट्रेशन लेते हैं। केवल उनको छोड़कर सबको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है दोस्तों। और ये किस किस की करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एनुअल रिटर्न है दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल इस बात से संबंधित है कि किसको भरनी है और किसको नहीं भरनी है, वो आप अपने चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल चैट बॉक्स में टाइप मत कीजिएगा दोस्तों। आगे अब अगला सवाल ये आता है कि हमारी एनुअल रिटर्न जो बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 19 टेबल हैं हमारे, 19 टेबल हैं। पहले 3 टेबल जो हैं दोस्तों, वो पहले 3 टेबल बेसिक डिटेल्स के हैं, GSTIN के हैं। GSTIN डालिए, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर किसके लिए भर रहे हैं, ये सब बातें हैं। एड्रेस है, वो सब बातें ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी टेबल नंबर 1, 2, 3 से। टेबल नंबर 4 से हमारी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। हमने अपनी डिस्कशन को आउटवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों में डिवाइड कर दिया है। पहले हम बात करेंगे सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की, और फिर हम बात करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेल्ड की। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें आउटपुट सप्लाई जो है अपनी, वो टेबल नंबर 4, 5 और कॉरेस्पॉन्डिंगली 9 और 10, 11, 12, 13 जो भी रेलेवेंट होंगे, 10, 11 रेलेवेंट हैं, उनमें हमें दिखानी है। और डिफरेंशियल टैक्स टेबल नंबर 14 में नजर आएगा। दोस्तों हमारी आउटपुट सप्लाई हम कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि टेबल नंबर 4 क्या करता है और टेबल नंबर 5 क्या करता है। अगर टेबल नंबर 4 वो सारी की सारी सप्लाईज को रिपोर्ट करेगा जिन सप्लाईज पर टैक्स पे होना है, इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज इज पेड बाय द रेसिपिएंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेबल नंबर 4 वो सारी की सारी सप्लाईज को डिस्कस करता है जिनके ऊपर टैक्स पे होना है। आउटवर्ड सप्लाई आपकी है, उस पर टैक्स पे होना है। इनवर्ड सप्लाई जिस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे होना है, वो भी आपका टेबल नंबर 4 में ही आएगा। टेबल नंबर 5 में सारी की सारी वो सप्लाईज आती हैं जिनके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं करना है। एग्जम्प्ट सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है, या आपकी वो सप्लाई है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, द टैक्स फॉर विच इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। जैसे कि आप जब रेसिपिएंट बने तो आपने उसको अपने टेबल नंबर 4 में दिखाया। जब आप आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपकी कोई टैक्सेबल सप्लाई है ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट, देन दैट सप्लाई शैल बी रिपोर्टेड अंडर टेबल नंबर 5। दोनों में बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस की। ये टेबल नंबर 4 और 5 मैंने बता दिया आपको। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, यहां पर जो चैप्टर है ये वाला, ये चैप्टर 5 जो है आपका दोस्तों, ये कहता है कि अगर आपने, जैसे कि अभी स्पिल ओवर इफेक्ट की बात हमारे चेयरमैन साहब पीयूष बंसल जी भी कर रहे थे,
क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अभी सवाल सबके सामने खड़ा हो गया है, हम सबके सामने फॉर्म 9 भरते हुए, कि ये जो 17-18 का स्पिल ओवर है ये 18-19 में हम कैसे दिखाएं, क्योंकि 17-18 का चाहे आउटवर्ड सप्लाई है चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, दो ही एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों, आउटवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही रिपोर्ट हो रहे हैं 3B में, चाहे आउटवर्ड सप्लाई है चाहे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, 17-18 का वो मैंने सारा 27 दिसंबर 2017 के सर्कुलर के कारण उसको मैंने कॉरेस्पॉन्डिंगली हर अगले महीने में पिछले महीने का इफेक्ट लिया, जिसके लिए मैं आपको रिकंसिलिएशन कह रहा हूं। और आज भी हम यही करते आ रहे हैं। जब हम 19-20 की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि 18-19 का स्पिल ओवर इफेक्ट आपको 19-20 में नजर आएगा। जब तक कि हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं आती फॉर्म 9 से संबंधित, जो कि अभी डिपार्टमेंट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, हमें कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा कि वो, क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है, आज हम 14 अगस्त पे ऑलरेडी बैठे हैं। अगर आज भी हम अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल करने शुरू नहीं करेंगे तो हम एक्चुअली कब 30 सितंबर तक करेंगे? और मे बी पॉसिबल कि 30 सितंबर से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले हमें ये कहें कि हम इसको 31 दिसंबर एक्सटेंड करते हैं, बट तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हम प्रोफेशनल्स को अपना काम कंप्लीट करना है, हमें उसका कोई ना कोई वाया मीडिया निकालना है, वे आउट निकालना है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमारा 17-18 का स्पिल ओवर इफेक्ट 18-19 में कैसे आएगा, कहां रिपोर्ट करेंगे, क्या उसकी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है और उसको फिर ठीक कैसे किया जाए। चलिए, पहला सवाल मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके साथ कर रहा हूं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मान लीजिए आपकी, मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले रहा हूं आपके साथ सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए आपकी बुक्स की सप्लाई 100 रुपए है, GSTR 1 में भी आपने 100 रुपए दिखाई और आपकी 3B में 80 रुपए की सप्लाई है, 3B में 80 रुपए की सप्लाई है, तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना है अपने फॉर्म 9 में? मैं रिपीट कर रहा हूं, बुक्स में 100 रुपए है, 1 में 100 रुपए है, लेकिन 3B में 80 रुपए है। इसका मतलब आपने अगर 3B में 80 रुपए दिखाई है तो आपने 18-19 की 3B फाइल करते हुए इस पर टैक्स 18-19 की 3B में नहीं दिया। आपने ये 20 रुपए का जो डिफरेंस है जिसके ऊपर टैक्स देना था, ये आपने अप्रैल 19 से सितंबर 19 की 3B में रिपोर्ट किया है, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट व्हाटएवर वाज ड्यू। अब आपको इसको कैसे दिखाना है? टेबल नंबर 4 में ऑटो पॉपुलेट, वैसे तो इस पूरे की पूरे फॉर्म 9 में सारा का सारा डाटा, मेजॉरिटी डाटा है उससे ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये ऑटो पॉपुलेशन सही है? अच्छा, इससे पहले एक सवाल और दिमाग में आता है मेरे, इमीडिएटली आया कि जो 2 करोड़ रुपए से कम है उन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। क्या उनको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? बहुत सारे हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं। अभी जीएसटीएन ने एक डाटा रिलीज किया 1 जुलाई को, जिसमें उन्होंने बताया कि 80% हमारे जो हैं प्रोप्राइटरशिप्स हैं और 60% से ज्यादा, लगभग 63% जो हैं ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है दोस्तों। 1 करोड़ 23 लाख टैक्स पेयर हैं और उसमें से 63% टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनकी 1 करोड़ 50 लाख से टर्नओवर नीचे है और 80% से अधिक लगभग प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस डाटा में मैं हैप्पी जीएसटी सीरीज निकाल रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, पिछले लगभग 17 सीरीज निकाली है मैंने, उसमें से एक सीरीज मैंने इस डाटा पर भी डेडिकेट की थी। उस डाटा में ये लिखा है कि 6%, 6.30% लोग मेरे 70% टैक्स रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार हैं। सिर्फ 6.5% लोग मेरा 75% रेवेन्यू देते हैं, सिर्फ 6.5% लोग। और वो कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स, LLP पार्टनरशिप फर्म्स। सिर्फ 6.5% लोग जो है 80% रेवेन्यू मेरा कंट्रीब्यूट कर देते हैं और 80% लोग प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं और 63% लोग 1.5 करोड़ से नीचे हैं। मैं इस बात से देखकर बड़ा हैरान हुआ कि जब आप खुद कह रहे हो 63% लोग जो हैं 1.5 करोड़ से नीचे हैं, तो आप उन लोगों के लिए इतनी हार्श पॉलिसीज क्यों बना रहे हैं? आप सिर्फ 6.5% पर कॉन्सेंट्रेट करें जो 70% रेवेन्यू देता है आपको,
और मैं आपको श्योर करता हूं कि आप अगर सिर्फ 6.5% पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वही 70% रेवेन्यू आपका प्रपोर्शन जो है 80% और 85% भी हो सकता है, क्योंकि वही मैन्युफैक्चरर्स हैं, वही मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और बाकी तो वैल्यू एडिशन चेन में छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जिनका एक्चुअली टर्नओवर बहुत कम है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो पॉलिसी मेकिंग जो मेकर्स हैं उनको भी इस डाटा पर बड़ा बहुत मंथन करना चाहिए। सिर्फ ये डाटा रिलीज करने के लिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए और डिसाइड किया जाना चाहिए कि आपकी पॉलिसीज जो हैं वो लार्जर एमएसएमई जो कि छोटे छोटे व्यापारी हैं, 80% प्रोप्राइटरशिप लोग हैं, उनको तंग करने के लिए आप पॉलिसीज ना बनाएं। आप बड़े जो व्यापारी हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाएं और रिगरस पॉलिसीज बनाएं ताकि डाटा कलेक्शन वहां प्रॉपर हो, रेवेन्यू कलेक्शन वहां इंप्रूव हो। एनीवेज, सो मेरा कहने का तात्पर्य ये था यहाँ पर कि क्या 2 करोड़ से नीचे जो लोग हैं उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है या नहीं है। देखा जाए तो लॉ कहता है कि आप फाइल ना करें, ड्यू डेट के बाद हम डीम टू बी फाइल मानेंगे। इसका मतलब जो भी ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होगा दोस्तों, जो भी ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आपके 2 करोड़ से नीचे वाले टैक्स पेयर में अंदर में आ रहा होगा, अगर वो सही है तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब आप उन सब टैक्स पेयर्स का फॉर्म 9 ऑटो पॉपुलेशन चेक करें कि डाटा सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो माफ कीजिएगा, आपको समस्या आने वाली है, क्योंकि इसी फॉर्म 9 को मान तो लिया डीम टू बी एक्सेप्टेड है, लेकिन इसी फॉर्म 9 को असेसमेंट का बेस बनाया जाएगा, इसी फॉर्म 9 को वेरियस शो कॉजेस का बेस बनाया जाएगा, आपके ऊपर इन्फोर्समेंट का बेस बनाया जाएगा। अगर आपका डाटा सही नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने फॉर्म 9 को सही डाटा जो ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है वो गलत है। मान लीजिए यही केस था जहां पर आपने बुक्स में 100 रुपए की टर्नओवर है और 1 में भी 100 रुपए दिखा दी, लेकिन 3B में 80 रुपए है और आपकी 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है आपकी, तो फॉर्म 9 भरना कंपलसरी नहीं है। आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस केस में टेबल नंबर 4 में आपको 20 रुपया एडिशनल ऑटो पॉपुलेटेड डाटा जो है, हालांकि आपका 1 से डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा तो 100 रुपए नजर आ रही होगी वहां पर, लेकिन अगर यही केस आपका 1 में भी 80 होता तो 1 से ऑटो पॉपुलेट टेबल नंबर 4 में 80 नजर आ रहा होता और बुक्स में 100 रुपए होता, तो उस केस में आपकी टर्नओवर लेस डिक्लेयर्ड होती। और अगर डिपार्टमेंट के पास कोई भी इंक्रीमेटिंग मटेरियल होता जिससे ये पता लगता कि आपकी टर्नओवर 100 रुपए है, तो वो आपके ऊपर शो कॉज कर सकता था फॉर द सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, फॉर द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो मेरा कहना है, और इनफैक्ट फॉर्म 9 जो है, अगर आपकी छोटी से छोटी भी गलती भी है और आप वो ठीक नहीं करते हैं तो भी सेक्शन 74 में मैं इन्वोक करके सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स में आपको बुक कर सकता हूं अगर मैं प्रॉपर ऑफिसर हूं तो मेरी आपसे विनती ये है कि अगर आपका डाटा सही नहीं है जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर फॉर्म 9 में आ रहा है, डीम टू बी फाइल्ड माना गया है, फाइल करने के लिए नहीं, मना नहीं किया गया, उन्होंने कहा फाइल हो जाएगी आपकी, मान ली जाएगी कि फाइल्ड है, तो फाइल्ड मान ली जाएगी तो उसको बेस लिया जाएगा सारे इन्फोर्समेंट्स के लिए, सारे असेसमेंट्स के लिए, क्योंकि आपका 73-74 इन्वोक होता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो वहां से आपको अगर ये मानेंगे नहीं कि फाइल नहीं हुई है तो 73 नहीं लगा सकते, 74 नहीं लगा सकते, कोई प्रोविजन असेसमेंट के प्रोविजन नहीं लगा सकते, कोई आप पर लगा नहीं सकते। तो ये मान लेंगे 2 करोड़ से नीचे वालों का कि आपका भैया एनुअल रिटर्न फाइल हो गया है, और जिस दिन से मैं आपके ऊपर फिर अगर कोई मुझे गड़बड़ नजर आएगी तो मैं इन्फोर्समेंट कर सकता हूं, मैं शो कॉज कर सकता हूं, मैं सम्मन कर सकता हूं सेक्शन 70 में भी आप। तो मेरी विनती है, अगर पर्टिकुलर सही नहीं है तो मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बताए, फॉर्म 9 भरना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन ये है कि 100 रुपए का बुक्स में है और 1 में 100 रुपए है और 3B में 80 रुपए है और 20 रुपए मैंने अप्रैल 19 से सितंबर 19 की 3B में डिक्लेयर किया है, तो अब यहां पर फॉर्म 9 में कहां रिपोर्ट करूंगा दोस्तों? जरा कुछ लिख कर दीजिए, पता लगे कि आप भी मुझे सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ ओवरहेड ट्रांसमिशन जा रहा है। जरा कुछ चैट बॉक्स में लिखिए, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, जरा अपना जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, बुक्स में 100, 1 में 100, 3B में 80, डाटा पॉपुलेशन जो टेबल नंबर 4 में होगा वो 1 से होगा
लेकिन टेबल नंबर 9 में जो टैक्स कलेक्शन नजर आ रहा होगा वो आपका 3B से आ रहा होगा, जो कि 80 रुपए पे होगा। क्या करूं? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, फटाफट जरा बताइए, लिख के बताइए क्या करूं। सुशांत बसरा जी कहते हैं कि फॉर्म 9 में इंक्रीज कीजिए और DRC 03 के माध्यम से टैक्स पे कीजिए। गौरव साहिल जी कहते हैं कि करेक्ट टर्नओवर डिक्लेयर कीजिए 100 रुपए की। कहां रिपोर्ट करूं? फॉर्म 9 में टेबल नंबर 4 में तो ऑटो पॉपुलेट GSTR 1 से आ रही है 100 रुपए। टेबल नंबर 10 में 20 रुपए शो करें। ये भाटिया साहब कह रहे हैं हमारे बीकानेर से, सुधीर भाटिया जी। फिर सेल्स वाया GSTR 1, सो डाटा इज राइट, 100 ओनली, टैक्स अमाउंट डिफरेंस। बहुत बढ़िया सुशांत बसरा जी। देखिए इसका जवाब बिल्कुल यही है, आपका टेबल नंबर 4 100 रुपया ठीक है। 3B टेबल नंबर 9 में 3B से टैक्स कंप्यूट होगा, आप वहां पर उसको 20 रुपया बढ़ाइए, टेबल 100 रुपया टैक्स बनाइए और DRC 03 के माध्यम से टैक्स पे कीजिए। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहीं पर बता देना चाहता हूं, क्योंकि हर बार ये DRC 03 का जिक्र होगा। आप ध्यान से सुनिए जरा, बिल्कुल जरा लिसन टू मी केयरफुली। अब DRC 03 जो है वो है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स और टैक्स पेड अंडर 73 और 74 आफ्टर शो कॉस्ट। अब लॉ मुझे कहता है कि भैया आप DRC 03 में टैक्स को इंटीमेट कीजिए। टैक्स कैन बी पेड, नॉट इंटरेस्ट और पेनल्टी। टैक्स कैन बी पेड वाया एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आल्सो, माय डियर फ्रेंड्स। Of course, interest if there, then interest is levied, then interest has to be paid in cash, penalties has to be paid in cash. No choice. Section 49 is very clear about it. But in tax can be paid by adjustment with the input tax credit, and DRC 03 while filing allows you to adjust your this tax, which is your voluntary intimating, to be adjusted with your input tax credit. But in the instructions of Form 9, the department has clarified in the instructions of Form 9. Form 9 कहां पर notified है? Rules में। Form 9 के अंदर instructions हैं और Section 49 Act का हिस्सा है। DRC 03 gains power through Act, delegated legislation है। तो मुझे बताइए इंस्ट्रक्शन में जो लिखा है, इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि अगर आप DRC 03 के माध्यम से एनुअल रिटर्न या 9C का कोई भी टैक्स पे जमा करते हैं तो कैश में कीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे ऐसा कहीं लॉ ने रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया, मेरे को पोर्टल भी अलाउ करता है। अब आप देखिए, आपका आमतौर पर मेरे पास जवाब पता है क्या आता है? आप मुझसे सवाल पूछते हैं बहुत सारे कि जी ये कर लूं, वो कर लूं। मैं जवाब देता हूं भाई देखिए ऐसा नहीं है, संभव नहीं है, कानून अलाउ नहीं करता। आप कहते हो सर जी पोर्टल तो अलाउ कर रहा है। मैं कहता हूं भाई साहब पोर्टल भगवान थोड़ा है, कानून है मेरा भगवान। कानून ने मुझे बोला है ये नहीं हो सकता, पोर्टल फैसिलिटी दे रहा है। कल को जब प्रॉपर ऑफिसर मुझे असेस करेगा और मैं उसको कर दूंगा और वो कानून कहता है कि ये हो नहीं सकता, तो मैं कहूंगा जी देखो जी आपके पोर्टल ने अलाउ किया, पोर्टल ने अलाउ किया तो मेरे को वो मेरे लिए लीगल एलिजिबिलिटी नहीं है उस काम को करने की। लेकिन यहां मेरा पोर्टल भी अलाउ करता है, जो कि लॉ कहता है कि DRC 03 में अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट कर लो। तो मेरा आपसे विनती है कि लीगल इसमें डिस्प्यूट है, इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट override the powers given in the act itself of the statute. So what you can do is, if you have to pay any tax through DRC 03 for annual return or 9C, then pay tax before filing annual return or 9C, not pay tax after filing annual return or 9 or 9C. If you pay tax before filing, then the tax does not necessarily become the tax payable out of 9 or 9C. If you pay tax after filing 9 or 9C, tax necessarily becomes tax payable after arising out of 9 and 9C.
So pay tax while DRC03 with adjustment of input, and अगर आपका 9C फाइल हो रहा है तो उसका जिक्र अपने रीजंस वाले, जो रीजंस वाले कॉलम है, रिस्पेक्टिव रीजंस वाले कॉलम है, या अपने पार्ट बी में भी आप उसको लिख सकते हैं कि via this ARN number of DRC03 tax has already been paid. If it is already been paid before filing 9 और 9C, 9 में लिखने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर 9C में आप लिखना चाहते हैं तो आप अपनी पार्ट बी में भी लिख सकते हैं। और रीजन वाले कॉलम में भी रिकंसिलेशन का जो जब हम बात करते हैं डिफरेंस आ रहा है बुक्स और 9 में, तो आप उसमें भी वहां पर रीजन वाले कॉलम में लिख सकते हैं कि इट इज ऑलरेडी बीन पेड वाया DRC03। तो माय हम्बल सबमिशन इज दैट इफ यू आर पेइंग बिफोर 9, पे विद एडजस्टमेंट ITC, इफ यू आर पेइंग आफ्टर 9, पे इन कैश। इट इज a via media made between whatever was the law prescribed to us. This was the first question. Then next question is, वन में जो मेरे पास टर्नओवर है वो 80 रुपए है, बुक्स में 80 रुपए है, आई एम सॉरी 3B में 80 रुपए और बुक्स में 100 रुपए है। 1 और 3B में मैंने टोटल टर्नओवर 80-80 दिखाई और बुक्स में मैंने 100 रुपए दिखाई। पिछले एग्जांपल में मैंने 1 में 100 दिखाई थी, 3B में 80 दिखाई थी। अब मैंने दोनों में 80-80 दिखा दी और बुक्स में 100 रुपए दिखाई, तो क्या करूं? आंसर लिख के बताइए जी, आंसर लिख के बताइए। अमेंड 4AB एंड टैक्स पेबल। अब 4A में या 4B में B2C B2B जो भी आ रहा होगा, उसमें मेरे पास ऑटो पॉपुलेट 1 से आ रहा होगा और वो है 80 और मेरी एक्चुअल टर्नओवर कितनी है 100। तो मुझे वहां पर चेंज करना है और 100 रुपए दिखाने हैं। और 3B में जो डाटा ऑटो पॉपुलेट हुआ टेबल 9 में वो भी मेरा जो है 80 का ही आ रहा है। अब मुझे यहां पर अपने टेबल नंबर 10 में, जहां पर भी मुझे अपनी, एक तो टेबल 4A में मैंने दिखा दिया या B में दिखा दिया, व्हाटएवर द केस में भी, और टेबल 10 में मैं अकॉर्डिंगली अपनी टर्नओवर को बढ़ाकर 20 रुपया डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है जी, आप सब ठीक, यहां तक सब ठीक है जी, सब मेरे साथ हैं। और इसमें तो टैक्स जो है मुझे 20 रुपया अभी भी कम पे करना है, सेम कम पे किया है। इनफैक्ट मैंने 100 रुपए था, कम पे किया, तो अगेन DRC03 के माध्यम से मैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स को पे कर दूंगा। टेबल 14 में डिफरेंशियल टैक्स को रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है जी, अगला सवाल। अब बुक्स में मेरी 100 रुपए है, 3B में 100 रुपए है और 1 में 80 रुपए है, तो क्या करूं? बुक्स में 100 है, 3B में 100 है और 1 में 80 रुपए डिक्लेयर किए मैंने, तो क्या करूं? अब ऑटो पॉपुलेट टेबल नंबर 4 में क्या हो रहा होगा? 1 में मेरी कितनी है 80 रुपए, अब वहां पर ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा होगा 80, जो कि मुझे करनी है 100, लेकिन 3B में मैंने दिखा दी थी 100, टैक्स कितने में पे कर दिया 100 पे। तो इसका मतलब सिर्फ टेबल नंबर 4AB या जो भी उसका रेलेवेंट टेबल है वो मुझे अमेंड करना है, 80 को 100 करना है, और टेबल नंबर 9 में जो टैक्स ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा होगा वो 3B से आ रहा है, वो 100 पे ही आ रहा है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं करना है जी। ये मेरे बेसिक कुछ सवाल थे जो कि यहाँ पर आउटपुट से थे। अब अगला सवाल ये आता है मेरा, जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, जो मेरा स्पिल ओवर इफेक्ट है कि 17-18 का मैंने 18-19 में दिखाया। अब मान लीजिए मेरी बुक्स में टर्नओवर जो है, ध्यान से सुनिएगा ये एग्जांपल मेरा, मेरी बुक्स में टर्नओवर 100 रुपए है और मैंने 3B में दिखा दी है 120 रुपए। 1 में भी मेरी टर्नओवर जो है वो 100 रुपए ही है, लेकिन 3B मैंने दिखाई 120 रुपए। 1 में भी दिखा दीजिए क्योंकि वहां पर मैंने 1 में भी डिक्लेयर नहीं की थी, 1 में भी 120 रुपए दिखाई। अब मेरी 1 बुक्स की एक्चुअल टर्नओवर 100 रुपए है और 3B में 120, 1 में 120। ये वो है जो 17-18 की मैंने 18-19 में दिखाई है। ये वो टर्नओवर है मेरी जो 17-18 की मैंने 18-19 में
अप्रैल 18 से सितंबर 18 के बीच में मैंने ये टर्नओवर दिखाई है। अब 3B में भी मैंने टैक्स ज्यादा दिखाया हुआ है और 1 में भी मैंने टर्नओवर ज्यादा दिखाई हुई है। टर्नओवर मेरी ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल नंबर 4 में आएगी 120 रुपए, जबकि मेरी एक्चुअल टर्नओवर कितनी है? मेरी एक्चुअल टर्नओवर है सिर्फ 100 रुपए। अब मैं इसका क्या करूं? अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि मैं इसका क्या करूं। यहीं पर सवाल आता है, यहीं पर प्रॉब्लम आती है। आप मुझे बताइए मैं इसका क्या करूं, बताइए, लिख के बताइए। मेरी टर्नओवर 100 रुपए है किताबों में, 3B और 1 में 120 रुपए दिखाई हुई है, 20 रुपए 17-18 की 18-19 में दिखाई हुई है। ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 1 में 120 रुपए आ रही है, GSTR 1 से फॉर्म 9 में। क्या करूं? अगर मैं अब इसका, मेरे पास दो सिचुएशंस बनती है। हमारे नाम नहीं आ रहा उनका, सिर्फ आईफोन लिखा रहा है, रिड्यूस इन टेबल 4। और बताइए जी, और लोग बताएं, अपना व्यू बताएं, क्या करूं? चलिए, जब तक आप टाइप करते हैं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं इसमें। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई देखिए 100 रुपए ही मेरी एक्चुअल टर्नओवर है। अब पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं वो जो 120 रुपए ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, मैं GSTR 9 में टेबल नंबर 4 में उस 120 को ऐसे ही छोड़ देता, उस 120 को ऐसे ही छोड़ देता, और टेबल नंबर 9 में जो मेरा ऑटो पॉपुलेट होके टैक्स का डाटा आ रहा होगा 3B से, वो भी 120 रुपए आ रहा होगा। अब अगर सिर्फ मैंने GSTR 9 फाइल करनी है, सिर्फ GSTR 9 फाइल करनी है, तो मैं क्या ऑप्शन लूं? और अगर GSTR 9C भी फाइल करनी है तो मैं क्या ऑप्शन? अगर मुझे GSTR 9 फाइल करनी है केवल, तो मैं क्या कर सकता हूं? पहला ऑप्शन कि मैं सिर्फ बस सीधा 120 रुपए दिखा दूं टेबल नंबर 4 में, 3B में 120 रुपए दिखा दूं। अब मेरी बुक्स में तो 100 रुपए आ रही है, लेकिन 1 और 3B में दोनों में मैं 120 दिखा दूं। उस केस में भी मुझे रिकंसिलेशन बनाकर अपने पास रखना पड़ेगा कि ये 20 रुपया जो है ये मेरा 17-18 का है। इसका मेरे पास सिंपल जवाब है, मैं 17-18 की एनुअल रिटर्न अपना प्रिंट निकालूं जो मैंने फाइल की है, जो कि मैंने 80 रुपए से फाइल की होगी, मान लीजिए 20 रुपए लेस से फाइल की होगी, और 18-19 की जो मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा से फाइल कर रहा हूं, दोनों को लगाऊं, एक रिकंसिलेशन बनाऊं, दोनों की टर्नओवर बताऊं कि भाई ये टोटल टर्नओवर है 17-18 की इतनी है रिपोर्टेड इन 18-19, और 18-19 की इतनी है रिपोर्टेड इन 18-19, और उस रिकंसिलेशन को अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भेज दूं। या मैं ये भी कर सकता हूं कि टेबल नंबर 4 को मैं रिड्यूस कर दूं और 100 रुपए दिखाऊं, सेम रिकंसिलेशन बनाऊं और अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भेज दूं। लेकिन अब अगर मैंने मान लीजिए एनुअल रिटर्न, मान लीजिए बल्क में फाइल करनी है, मैं प्रोफेशनल हूं, मैंने 200 रिटर्न फाइल करनी है, उस केस में मेरी समस्या आएगी कि क्या सबके केस में मैं ऐसी रिकंसिलेशन जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भेजूं? मेरा जवाब है कि कम से कम आप रिकंसिलेशन बनाकर जरूर रखें, ऑप्शन कोई भी ले। अब अगर आपने 9C फाइल करनी है, अगर 9C फाइल करनी है, तो 9C में तो देखिए, अगर आप यहाँ पर 120 रुपए दिखाते हैं 9 में और आपकी बुक्स में 100 रुपए आ जाएगी, तो 20 रुपए डिफरेंस आएगा, वो आप एक्सप्लेन 9C में ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि ये 20 रुपए जो है 17-18 का 18-19 में दिखाया गया है। आप ये भी क्वेश्चन जरूर करेंगे कि 10-11 का यहाँ पर क्या रेलेवेंस है। देखिए, अगर हम उस पार्ट को पढ़ते हैं 10, 11, 12, 13 जो इकट्ठे 4 टेबल हैं पूरे एक पार्ट में, उस पार्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसकी हेडिंग लिखी हुई है, जो पुराने फॉर्म में लिखी हुई थी, जो 17-18 में मैंने फाइल किया था, वो लिखी हुई थी कोई भी 17-18 का टर्नओवर, कोई भी 17-18 का डिटेल मैंने अप्रैल 18 से सितंबर 18 तक जो भी फाइल किया है, दिखाया है, वो मुझे 10, 11, 12, 13 में दिखाना है। 10, 11 में आउटवर्ड सप्लाई और 12, 13 में इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन पोर्टल पे अब आपको एक चीज और नजर आनी शुरू हो गई है, वहां पर उन्होंने ये साथ में एक लाइन ऐड कर दी है कि 18-19 का कोई भी आपने डिटेल जिस पर आपने टैक्स पे किया हो, अप्रैल 19 से सितंबर 20 तक, 18-19 का कोई भी डिटेल जो आपने टैक्स पे किया हो या डिक्लेयर किया हो अप्रैल 19 से सितंबर 20 तक, वो भी आप 10, 11, 12, 13 में शो कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं।
तो इस पर्टिकुलर केस में भी अगर आप उसको डिक्लेयर करते हैं कि भाई मेरा टर्नओवर जो है 100 रुपए ही है 18-19 का, 20 रुपया पिछले साल का मैंने यहां पर डिक्लेयर किया है, तो वो आप 20 रुपया वहां पर भी दिखा सकते हैं टेबल नंबर 10 में। लेकिन उसका अगेन आपको रिकंसिलेशन अपने पास जरूर रखना होगा, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म जो है वो ये कहता है कि 17-18 का आपने अप्रैल 18 से सितंबर 18 में डिक्लेयर किया। अब अगर मैं उसको हार्मोनियसली रीड करूं, फॉर्म आया 2017 में, उसको चेंज नहीं किया गया, मैं उसको हार्मोनियसली रीड करूं इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दैट पर्टिकुलर हेडिंग ऑफ द टेबल्स नंबर 10, 11, 12, 13, तो मैं यूं रीड करूंगा, सिर्फ यही रीड करूंगा। 17-18 जहां लिखा है वहां 18-19 पढ़ूंगा, अप्रैल 18 जहां लिखा है वहां अप्रैल 19 पढ़ूंगा, सितंबर 18 जहां लिखा है वहां सितंबर 19 पढ़ूंगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली भी रिकंसिलेशन बना सकते हैं। ये वाला ऑप्शन इज मोर नियरर टू मी। जीएसटीएन ने जो किया है वो कंफ्यूजन बढ़ा दिया है, मुझे वो नहीं करना है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट आउटवर्ड सप्लाई का जो है वो आपको कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन के माध्यम से रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म 9 में कोई रिकंसिलेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दी जा रही कि आप ऐसा कुछ नोट बनाकर दे सकें। अगर 9C फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको रीजंस, क्योंकि वहां पर बुक्स और 9 को कंपेयर किया जाता है, तो रीजंस वाले टेबल में आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप ये बता सकते हैं कि ये 17-18 का आउटवर्ड सप्लाई 18-19 के 1 और 3 में डिक्लेयर किया गया था, इसलिए ये 18-19 के 9 में आ रहा है। लेकिन जहां पर सिर्फ 9 फाइल करना है, 9C नहीं करना है, जो कि मेजॉरिटी केसेस है हमारे यहाँ पर भारत में, तो उस केस में आपको एक रिकंसिलेशन तैयार करना चाहिए और आप अपने जुरिडिक्शन ऑफिसर को एक रिकंसिलेशन जरूर भेज दें, ताकि कल को अगर कोई भी सवाल वो आपके सामने रखते हैं, कोई भी आपके ऊपर क्वेश्चन होता है, तो आपके पास एक ये बहुत अच्छा आई वुड से सेफ गार्ड होगा, एक बेसिस होगा कि आपने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को इस डिफरेंस का इंटीमेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला एक और जो हम लोग एक और क्वेश्चन ले सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई में ही, और वो ये है कि मान लीजिए यहां पर अभी हम आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, अब इसके टैक्स की बात करते हैं। अगला आपका जो नॉर्मल सवाल आता है वो ये आता है कि भैया मुझे राजेंद्र, मुझे सी और एस पे करना था, मैंने आई पे कर दिया, आई पे करना था, सी और एस पे कर दिया, अब क्या करूं? फॉर्म 9 में उसको कैसे करेक्ट करूं? फॉर्म 9 में उसको कैसे ठीक करूं? देखिए, इसको ठीक करने का जो लीगल तरीका, जो कानून में प्रावधान है, वो है सेक्शन 77। वो ये कहता है कि आप जो है गलत टैक्स जो भी आप मान लीजिए सी प्लस एस पे करना था, आपने आई पे कर दिया, तो सेक्शन 77 कहता है कि भाई देखिए ऐसा है, आप जो भी गलत टैक्स पे किया है उसके बदले में जो सही टैक्स पे होना था पहले वो टैक्स पे कीजिए, जो गलत टैक्स पे किया है उसको जाकर रिफंड मांगिए। मतलब आपने सीएस पे कर दिया, आई पे करना था, तो सेक्शन 77 कहता है भैया आई पे करो और सीएस पे करो और आई का रिफंड मांग लो। दो सवाल यहां पर आते हैं। पहला, रिफंड लेते हुए क्या वो रेलेवेंट डेट सेक्शन 54 की 2 साल का पीरियड यहां लागू होगा? आंसर इज नो, लागू नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 77 का रिफंड मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म देन द सेक्शन 54 रिफंड मैकेनिज्म। आप जब भी ये गलती आइडेंटिफाई करते हैं और आप सेक्शन 77 में गलत टैक्स पे किया, उसको सही टैक्स पे करके रिफंड मांगने जाते हैं, तो आपके ऊपर रेलेवेंट डेट का 2 साल का पीरियड लागू नहीं होता, पहला। दूसरा, आपने गलत टैक्स पे किया, आप सही टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्या आपको सेक्शन 50 में ब्याज देना है? आंसर इज अगेन नो। इसके ऊपर ब्याज स्पेसिफिकली सेक्शन 77 में मना किया गया है कि आपको ब्याज नहीं देना है। लेकिन फॉर्म 9 में क्या करें? आपकी बाकी समस्याओं का तो मैंने समाधान कर दिया, फॉर्म 9 में क्या करें? फॉर्म 9 में अब मैं सही टैक्स पे करके लगाऊं। भाई मान लीजिए आउटवर्ड सप्लाई मेरी लोकल थी और टैक्स पे कर दिया उसके ऊपर आईजीएसटी, तो मैं अपने टेबल 4 में लोकल सप्लाई दिखाऊंगा, इंट्रास्टेट सप्लाई दिखाऊंगा, उसके ऊपर फॉर्म 9 टेबल 9 में मैं सी और एस डिटरमाइन करूंगा
और आई जो पेड आ रहा होगा वो मेरा एक्स्ट्रा नजर आ रहा होगा फॉर्म 9 में, और जो CS पेबल आ रहा होगा वो मैं DRC 03 से पे करूंगा। ब्याज नहीं देना है, ब्याज नहीं देना है, DRC 03 से पे कर दीजिए। यहां पर भी वही मैं आपको फैसिलिटी देना चाहता हूं कि आप अपने इनपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप फॉर्म 9 भरने से पहले इस करेक्शन को कर दें। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस IGST का रिफंड मांगने जाना पड़ेगा मुझे, रेलेवेंट डेट नहीं लगती। आप मुझसे पूछते हैं भाई कोई और तरीका बताओ, ये तो बड़ा ही कम्बरसम तरीका है, पहले दोबारा टैक्स पे करूं फिर रिफंड मांगू। तो देखिए एक तरीका है, लेकिन उस तरीके को अप्लाई करने में लिटिगेशन है, लड़ाई झगड़ा है। आप लॉगर्स हेड पे आ जाते हैं डिपार्टमेंट के साथ, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो भी अग्रेसिव टैक्स पेयर है सिर्फ उसी के सिलसिले में आप उसको अप्लाई कीजिएगा। जो कंजर्वेटिव टैक्स पेयर है आप उसके पहले ही बात बता दीजिए, भैया झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा करने के लिए तैयार रहियो, बाद में मत कहियो भाई साहब आपने किया था, भाटिया साहब आप ही ने बताया था, सचदेवा साहब आप ही ने बताया था, अब आप देखो, पहले बता देना उसको। समस्या क्या है, एक केरला हाई कोर्ट का 2018 का जजमेंट आया, साजी एस हुसैन वर्सेस कमिश्नर ऑफ जीएसटी कमिश्नर। अब समस्या क्या हुई, उन्होंने केरला हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, आप तो इंटरनल मैकेनिज्म आपके पास क्लियरिंग का है, आप टैक्स पेयर से दोबारा टैक्स पे क्यों करवा रहे हो, आपस में एडजस्ट कर लो, टैक्स तो उसने पे किया ही हुआ है, सेम सिचुएशन आपकी है, वो रिफंड में लग रहा था लेकिन यहाँ आउटवर्ड टैक्स की बात हो रही है। मैं समझता हूं, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है। आप ध्यान से जरा 1 मिनट 2 मिनट देखिएगा मेरी बात को। आप देखिए ये फेडरल टैक्स ड्यूल स्ट्रक्चर है, फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर है। आज डिस्कशन पार्लियामेंट में जवाब दिया जा रहा है रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा कि भैया हमारे पास पैसे जो सेस जो हमने स्टेट्स को देना है, कंपनसेशन सेस 14% का, वो हमारे पास देने के लिए सरकार के पास खजाना नहीं है। वो ये जो उसका जो अटॉर्नी जनरल है ऑफ द कंट्री, वो ये मैकेनिज्म सोच रहे हैं, वो ये तरीके सोच रहे हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली हम पर मैंडेटरी है पे करना स्टेट्स को कंपनसेशन से। तो सरकार जिस वादे से सारे स्टेट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाई थी, वो वादा ही मुकरना चाहती है। ये समस्या सामने आ रही है। बहुत सारे आप देखिए रेवेन्यू सेक्रेटरी के पार्लियामेंट के बयान आ रहे हैं, अटॉर्नी जनरल के बयान आ रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं न्यूज़पेपर्स में इसके ऊपर कि भैया जो पैसा बकाया है, जैसे कि CST आपको याद होगा, CST 4% से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, जो कंपनसेशन CST कम होने का सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को देना था वो नहीं दिया गया था, इसीलिए GST में सारे स्टेट जो है उसके ऊपर आ नहीं रहे थे। जेटली साहब ने प्रॉमिस किया कि नहीं हम आपको पैसा देंगे पुराना टैक्स, और उन्होंने दिया भी अपने 2014 में आकर। उसके बाद आकर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ही टेबल पर आकर बैठे। अब अगर आप कंपनसेशन से दिया नहीं जा रहा, मुझे तो ये डर है कहीं सरकारें ये ना कह दे कि भैया हम तो स्टेट CGST और SGST इकट्ठा लगाना ही नहीं चाहते, आप SGST अलग करो, CGST अलग करो। उस केरला हाई कोर्ट ने कहा कि भैया आप जो है, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है इंटरनली मैकेनिज्म से टैक्स पे कर दो। मैं भी आपको ये कह सकता हूं कि आपने जो टैक्स पे किया है, पे किया रहने दीजिए, कोई करेक्ट मत कीजिए, फॉर्म 9 में जाने दीजिए, एक चिट्ठी लिख दीजिए अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को कि भी इस पुराने ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टैक्स तो पे कर दिया, इंटरनल क्लियरिंग कर लो। क्लियरिंग करना, अब वो केरला, मान लीजिए केरला का टैक्स था पहुंच गया दिल्ली, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट एडमिट करेगी कि मैं IGST पहले अपना रिड्यूस कर दूं, और केरला गवर्नमेंट कहेगी कि भैया SGST CGST देना नहीं है, मैं दिल्ली से मांग लूंगी, तू मत दे? ऐसा पॉसिबल है? वो जो सप्लायर है जो टैक्स इनवॉइसेस काट कर भाग गया, उसका तो पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो रेसिपिएंट को पकड़ते हैं, तो आपस में गवर्नमेंट्स क्या एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट्स करेंगी? तो भाई साहब ये बड़ा ही लिटिगेटिव इशू होगा। लेकिन 2018 में अर्ली डेज में जजमेंट आया था, मैं समझता हूं उस समय की स्थिति और आज की स्थिति बहुत फर्क है। आपको जो है मैंने जो बताया है वो आप इस पर जरा इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। ये हमारा जो बेसिक डिस्कशन था दोस्तों, ये जो है हमारा एक और बस आखिरी इसमें मैं डिस्कशन ले लेता हूं आउटवर्ड सप्लाई में, फिर इनपुट पे जाऊंगा। अगले 15-20 मिनट में इनपुट पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि इनपुट में मैं क्या करूंगा। एक आखिरी सवाल, अगर
टेबल नंबर 5 में एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, ये सब अलग अलग से टेबल नंबर 5 में बाइफिकेट करनी है। तो क्या आपको बाइफिकेशन की जरूरत है? तो नोटिफिकेशन 14/11/2019 को 56/2019 सेंट्रल टैक्स के माध्यम से डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि भैया आप जो है सारा का सारा एग्जेम्प्ट सप्लाई में डिक्लेयर कर दो, आपको बाइफिकेशन की जरूरत आउटवर्ड सप्लाई में टेबल नंबर 5 में जरूरत नहीं है। आप कोई टेंशन ना लें। 17, 18 और 18, 19 के लिए ये 56/2019 सेंट्रल टैक्स 14/11/2019 को नोटिफिकेशन आई थी, तो आपको ये ऑप्शनल कर दिया गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये आखिरी थी हमारी डिस्कशन। यहाँ पर आपको आउटपुट में कोई डिस्कशन करना है तो आप अपने चैट बॉक्स में डालकर सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। फटाफट मैं आगे नहीं तो इनपुट में जाऊंगा। सुशांत बसरा जी, देखिए जो आपने सवाल पूछा है कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरेस्टेड सप्लाई, वो डिपार्टमेंट अपने आप ठीक करेगा। देखिए मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट अपने आप ठीक करेगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आपको पूरा मैकेनिज्म दिया गया है, आपको ठीक करना है, और एनुअल रिटर्न इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट इट। तो मुझे पर्सनल मेरा व्यू ये है सर कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट अपने आप ही उसको क्लियर करेगा और ठीक करेगा, वो नहीं होगा, आपको खुद ही इसको करना पड़ेगा। चलिए, कोई आपका आउटपुट से सवाल नहीं आया रिलेटेड, तो मैं इनपुट पर ही आगे, इनपुट पे अब आगे बढ़ रहा हूं। एक गौरव साहिल जी का सवाल है, इफ वी आर पेइंग टैक्स ऑन 20 रुपीज इन कैश, इज द इंटरेस्ट इज आल्सो नीड टू पे कंसीडरिंग लेट पेमेंट? आंसर इज यस सर, इन केस एसएससी हैज द सफिशिएंट इनपुट बैलेंस एवरी टाइम। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपने जिस समय इस इनवॉइस को रेज किया था उस टैक्स पीरियड के ड्यू डेट से आज तक, ये कॉमन क्वेश्चन है कि सर उस समय आपका इनपुट था, आज तो मैंने दिखाया है तो ब्याज दूं। आपने टैक्स कलेक्ट किया सर, 3 महीने के अंदर अंदर पे नहीं किया सर, 100% ये लैंड रेवेन्यू की तरह कलेक्ट किया जा सकता है, आपको ब्याज देना है सर इसके ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। अब हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम टेबल नंबर 6 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, 8 की बात करेंगे और 12 और 13 की बात करेंगे। टेबल नंबर 6 जो है वो ऑटो पॉपुलेट होता है ए 3B से, जो डाटा है आपका ऑटो पॉपुलेट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। टेबल नंबर 7 जो है वो आपके रिवर्सल की बात करता है। आपने सेक्शन रूल 39, रूल 42, 43, 41 आपने कहीं भी रिवर्सल किया हो 3B में, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपने कहीं भी रिवर्सल किया हो 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो आपको टेबल नंबर 7 में उसको रिपोर्ट करना है, अदरवाइज रिपोर्ट नहीं करना है। आप अब कुछ रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको अपने DRC 03 से ही डायरेक्ट रिवर्सल करना है, और या आज के 3B में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देना है अपने 3B में। आप 9 में टेबल नंबर 7 में सिर्फ वही चीजें रिवर्सल लेंगे जो आपने 18-19 के 3B में रिवर्स किया था दोस्तों। टेबल नंबर 6A में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपका ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है 3B से। जो भी आपने 3B फाइल किया उसका ऑटो पॉपुलेशन आपका 6A में आ रहा है, 6A में आ रहा है। आपको 6B, 6C, 6D, बाकी सब में 6M, इसमें आपको ये बताना है, बाइफिकेट करना है कि आपका जो 3B में आपने टैक्स क्रेडिट लिया है वो किस किस ओकेजन, किस किस बात का लिया है, किस किस रीजन का लिया है। अगर आपका टैक्स क्रेडिट बुक्स में 100 रुपए है, 3B में 80 रुपए है, आपने 20 रुपया टैक्स क्रेडिट 18-19 के 3B में नहीं लिया, बल्कि 19-20 के 3B में लिया, मतलब अप्रैल 19 से सितंबर 19 में लिया, तो आपको 6A में आपका 80 रुपए नजर आ रहा होगा। आपको वहां पर 6B में आप उसको 100 रुपए कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। 6B डायरेक्टली 8 में जाएगा, जो आपको 2A से कंपैरिजन बनाना है। अगर 2A में आपका 100 रुपए आ रहा है और 6
बी में आपका 100 रुपए आ रहा है तो कोई डिफरेंस नजर आपका 2A के इनपुट टैक्स क्रेडिट में नहीं आएगा टेबल नंबर 8 में। अगर आपका 80 रुपया 3B में आ रहा है, एक्चुअल क्रेडिट आपका 100 रुपए है, 20 रुपए आपने 19-20 के 3Bs में लिया है अप्रैल से सितंबर में, उस केस में आप अपने टेबल नंबर 13 में एडिशनल जो भी आपने अवेल किया है अप्रैल 19 से सितंबर 19 में, वो आपको दिखाना भी पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, आपका 3B 80 रुपए का आ रहा है, आप 80 रुपए रहने दीजिए, 2A 100 रुपए नजर आएगा आपका, और आपका 6B से जो 8 में जाके ऑटो पॉपुलेट होगा वो 80 नजर आएगा। 2A में आपका 100 है, 3B में 80 है, 20 रुपया आपका नजर आएगा कि आपने क्लेम नहीं किया, वो आपका लैप्स हो रहा है या आपने क्लेम नहीं किया। वो आप ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको एज इट इज जाने दें, कोई समस्या नहीं है, रिकंसिलेशन अपने पास रख सकते हैं। पहला ऑप्शन, आप 80 रुपया 6A में आ रहा है, आप 6B में 100 दिखाएं। यहां पर भी आपको 56/2019 में ये ऑप्शन दे दी गई, फैसिलिटी दे दी गई कि इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में आपको बाइफिकेट नहीं करना है, सारा का सारा क्रेडिट आप इनपुट में दिखा सकते हैं। आप 100 रुपए आपका एक्चुअल था, 80 रुपए 3B में लिया, आप 6B में 100 दिखाएं, 8 में ऑटोमेटिकली 100 जाएगा, 8A में आपका 100 नजर आएगा 2A से, और क्लेम भी 6B से 100 आएगा, डिफरेंस कुछ नजर नहीं आएगा, रिकंसिलेशन बिल्कुल एज इट इज चली जाएगी। 6 में आपका डिफरेंस नजर आएगा, उसकी रिकंसिलेशन आप रख सकते हैं, चाहे आप 6 में अंतर निकालें चाहे 8 में अंतर निकालें, इस केस में दोनों ही केस में आपको रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी, आप अपने पास रख सकते हैं, जब भी आपके क्वेश्चन आएगा आप उसको अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरी विनती आपसे सिर्फ इतनी है कि आप जो भी डाटा यहाँ पर फिल करें उसकी रिकंसिलेशन अपने पास अपनी फाइल में प्रॉपर लिख कर रखें, ताकि भविष्य में आपको, क्योंकि याद नहीं रहने वाला, आपके पास समस्या आएगी कि आपने डाटा कहां से लिया था, क्यों लिया था, आप जरूर ये काम करें। एक और बात, मैं आपको ऑडिट वर्किंग पेपर्स की जब बात करता हूं, तो मैं वर्किंग पेपर्स की जब बात करता हूं, मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट सजेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों। एक पहला आपका टेक्निकल गाइड ऑन 9C और दूसरा हैंडबुक ऑन फॉर्म 9। ये दोनों डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किए हैं, रिलीज किए हैं। मेरी आप सबसे विनती है हाथ जोड़कर कि आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब की तरह ट्रीट करें, इसका प्रिंट निकालें, स्पाइरल कराएं और अपने टेबल पर रख लें। पढ़े या ना पढ़े इस बात से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। भाटिया साहब मुस्कुरा रहे हैं सर। जो टेक्निकल गाइड ऑन GSTR 9C है वो लगभग 700 पेज का है, और जो हैंडबुक है वो लगभग 500 पेज की है। आप कोशिश कीजिए प्रिंट आउट जरूर निकाल के अपना स्पाइरल कराकर अपने पास रख लें, और मैं आपको उस क्या करना है वो बताने जा रहा हूं। जहां भी, जिस टेबल में भी मेरी बात सुने, याद रखें या ना रखें, कोई राजेंद्र अरोड़ा, किसी राजेंद्र अरोड़ा को सुनने की जरूरत नहीं है। जहां भी समस्या लगे, आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से बाध्य हैं, वो मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा माई बाप है। उसने किसी पर्टिकुलर टेबल के बारे में फॉर्म 9 में क्या बोला है, फॉर्म 9C में क्या बोला है, आप एज इट इज वो पॉलिसी लगा दें, उस पॉलिसी को डॉक्यूमेंट करें, उस स्पाइरल में से, उस बाइबल में से, उस गीता में से उसको फोटोकॉपी को अपने वर्किंग पेपर फाइल में लगाएं कि ये मेरे इंस्टीट्यूट ने कहा है, हाईलाइट करें और लिख दें कि मैंने इसके बेसिस पर डिसीजन लिया है। आप फॉर्म 9 और 9C भरते हुए माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली इन 9C बहुत ध्यान रखना है अपने ऑडिट वर्किंग पेपर का, क्योंकि जिन असेसीज की मैं एनुअल रिटर्न भी फाइल कर रहा हूं या असिस्ट कर रहा हूं उनको फाइल करने में, 3B असिस्ट कर रहा हूं फाइल करने में, वहां पर डाटा ऑलमोस्ट सारा मेरे पास होता है। मैं कोई भी डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं फॉर्म 9C भरते हुए। ये बहुत बड़ी समस्या होगी भविष्य में, क्योंकि जब आप फॉर्म 9C भर देते हैं तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता एक्सेप्ट उस फॉर्म 9 के प्रिंट का।
यहां तक कि जब मैं बिल करता हूं, मैं कई लोगों से बात करता हूं, मुझसे पूछते हैं लोग कि भाई साहब बिल करूं तो डॉक्यूमेंट क्या दूं। अब जब आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है देने के लिए तो आप बिल क्या करेंगे। बिल भी आप उसी हिसाब से करते हैं, 5-10,000, 20,000, 15,000, 25,000, जबकि इंस्टीट्यूट ने आपको बेंचमार्क जो रिकमेंडेड फीस है वो 25,000 रुपया प्रति ऑडिट बोली हुई है। आप 25,000 कब चार्ज कर पाएंगे, जब आप ऑडिट वर्किंग पेपर बनाएंगे, आप ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आपने ऑडिट टूल्स लगाए हैं, ये आप प्रूव करेंगे कि आपने सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीजर्स लगाए हैं, आपने सैंपलिंग टेक्निक टूल ली है। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मुझे ये बताइए कि क्या ये जीएसटी ऑडिट, ऑफ कोर्स आज उसका टॉपिक नहीं है, लेकिन सिर्फ 2-4 मिनट में जरूर लगाऊंगा इसके ऊपर। मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जीएसटी ऑडिट एक ऑडिट है? हाँ या ना लिखिए, यस और नो। जीएसटी ऑडिट एक ऑडिट है? देखिए, मैं जो आप सिर्फ यस और नो लिखिए। ऑडिट अगर है तो ऑडिट से संबंधित जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां एज ऑडिटर इंस्टीट्यूट ने मुझ पर लगाई हैं वो भी लगती हैं, और जितने भी अधिकार एज ऑडिटर मुझे दिए गए हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है। और उनमें से एक सबसे बड़ा अधिकार है सैंपलिंग टूल लगाने का, सैंपलिंग टेक्निक, रैंडम साइंटिफिक टेक्निक लगाने का। क्योंकि अगर मैं 10,000 इनवॉइसेस को वाउच कर रहा हूं आउटवर्ड सप्लाई के, तो क्या 10,000 इनवॉइसेस को मैं 1 to 1 एक एक को फिजिकली वाउच कर सकता हूं? आंसर इज नो, नहीं कर सकता। तो मुझे रैंडम साइंटिफिक टेक्निक लगानी है, सैंपलिंग टेक्निक लगानी है, जिससे मैं डिटरमाइन कर सकूं। और उसको लगाने से पहले मेरे पास एक टूल है, एक कंप्लायंस प्रोसीजर, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है। जब भी मैं ऑडिट शुरू करता था तो मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर करता था। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मैं इंटरनल कंट्रोल चेक करता हूं, इंटरनल एफिकेसी चेक करता हूं, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स चेक करता हूं, और उस एफिशिएंसी से मैं ये डिटरमाइन करता हूं कि मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने % वाउचिंग करनी है, मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या लगाने हैं, आप कंप्लायंस प्रोसीजर क्या लगाने हैं, बेग योर पार्डन, सब्सटेंटिव से मैं डिटरमाइन करता हूं कंप्लायंस क्या लगाने हैं। My dear friends, please, it is my humble request, please demonstrate this fact on your working paper file that you have applied the substantive procedure to determine the compliance procedure, and you have a right to apply the random scientific technique also in order to do sample basis vouching also. And tomorrow you will be able to justify that because it is an audit under section 2 subsection 13, and I have a right to adhere to the basic principles governing the every audit. So my dear friends, please similarly form 9 also, in order to demonstrate tomorrow कि आपने 9 कैसे भरा था, आप प्लीज वर्किंग पेपर्स को जरूर बनाएं। मैं इसके स्पिल ओवर इफेक्ट की बात इनपुट टैक्स क्रेडिट के सबसे पहले कर रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मुझे तंग करता है। मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 18-19 का 1 लाख रुपया है, और मैंने 3B में लिया हुआ है 1,40,000। ये 40,000 रुपया मैंने 17-18 का, अप्रैल 18 और सितंबर 18 तक क्लेम किया हुआ है। मेरा 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है 18-19 का, लेकिन मैंने अपने 3B में क्लेम किया हुआ है 1,40,000 रुपए। ये मेरा 40,000 रुपए जो है वो 17-18 का कैरी फॉरवर्ड स्पिल ओवर 18-19 में आ रहा है। जब 6A देखूंगा तो 1,40,000 नजर आ रहा होगा, 1,40,000 नजर आ रहा होगा। 6B में मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं भरने के लिए, या तो मैं 1,40,000 पूरा भर दूं और 40,000 रुपए टेबल नंबर 13 में डाल दूं कि मैंने 17-18 का 18-19 में अवेल किया। दूसरा, मैं 1 लाख भरूं। अगर मैं 1,40,000 भरता हूं तो फॉर्म 9 में मेरे 1,40,000 आएंगे, लेकिन बुक्स में मेरे 1 लाख आएंगे। 9C अगर मैं भर रहा हूं तो 40,000 का डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस ऑडिटर बता देगा कि 40,000 रुपए भैया 17-18 का 18-19 में लिया। कहानी कंप्लीट। कहीं कुछ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 9C नहीं भरता
और सेम केस में 1,40,000 में डाल देता हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 17-18 का 9, 18-19 का 9 और दोनों के बीच में जैसे आउटवर्ड सप्लाई का स्पिल ओवर बनाया था, वैसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्पिल ओवर का रिकंसिलेशन बनाइए, अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को चिट्ठी के माध्यम से भेज दीजिए और उसका रिकॉर्ड ऑफिस कॉपी अपने पास रख लीजिए। आपकी जिम्मेदारी उस केस में पूरी हो जाती है। ठीक है जी, आई होप कि आप मेरे साथ होंगे इस स्पिल ओवर। इसके अलावा इस स्पिल ओवर में आप जितनी मर्जी अटकलें लगा लीजिए, कुछ नहीं हो सकता हो, क्योंकि फॉर्म में कुछ नहीं दिया गया है। हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं, हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दे दी है। मैं 3-4 प्लेटफॉर्म्स में इन्वॉल्व था जहां पर हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट, कि भैया आप बताइए 17-18 का स्पिल ओवर 18-19 में कैसे रिपोर्ट करूं फॉर्म 9 में। मेरे पास कोई उसके लिए गाइडेंस, डायरेक्शन, कोई क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नहीं है। इसलिए मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं यही समझ में आ रहा है, और कहीं बाकी लगभग मेरे जितने भी और दूसरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं, उनका भी लगभग व्यू यही है दोस्तों। अश्विनी जिंदल जी, सत श्री अकाल, थोड़े दर्शन हो गए, ਅਸੀਂ कृतार्थ हो गए, थैंक यू। So this was my submission about this ITC spillover of 17-18 to 18-19 also. इसके अलावा अब आपका फॉर्म 9 पर कोई भी सवाल है, लास्ट के 10 मिनट हम आपके सिर्फ सवाल कवर करेंगे, और कोई भी चीज आप बात करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। एक सुशांत जी का सवाल है, ऑलरेडी above relation to auditor's recommendation in case DRC 03 is not paid, we need to declare in part 5. क्वेश्चन ये है कि देखिए जी, आपने डिफरेंस निकाला एज एन ऑडिटर, 9C में डिफरेंस निकाला, और 9C फाइल करने से पहले आपके ऑडिटी ने उस टैक्स को जमा नहीं कराया। देखिए मैं आपको बता दूं, पार्ट 5 जो ऑडिटर रिकमेंडेशन वाला चैप्टर है, वो मैं समझता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू पार्ट बी। पार्ट ए में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट 5 है, जो ऑडिटर रिकमेंडेशन वाला है, क्योंकि पूरी की पूरी 9C की एक्सरसाइज इस ऑडिटर रिकमेंडेशन के लिए की जा रही है, आपसे जानने के लिए की जा रही है, भैया दोस्तों ये बताओ कि क्या समस्या है। अब आपने ऑडिटर रिकमेंडेशन में डालना है, अगर आपके ऑडिटी ने, आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बताया कि भैया ये एडिशनल टैक्स बनता है, ये आपने इनपुट गलत अवेल किया है, आप ब्याज के साथ DRC 03 में पे कीजिए, अगर तो वो 9C फाइल करने से पहले आपको DRC 03 दिखा देता है, तो मेरा सबमिशन ये है कि आप ऑडिटर रिकमेंडेशन में ना डालें, पार्ट बी में डालकर उसका डिस्क्लोजर दे दें कि ये हमने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन ऑडिटी ने हमारे रिटर्न फाइल करने से पहले, हमारा सबमिशन करने से पहले DRC 03 से पे कर। एक और बात बता दूं, ऑडिटर रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना ऑडिटी की चॉइस है, आपका उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। आपकी जिम्मेदारी एज एन ऑडिटर सिर्फ रिकमेंडेशन करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्लोजर करना है, समस्याएं बताना है, ऑडिटी माने या ना माने। मैं आपको इस बात की एश्योरेंस जरूर दे सकता हूं कि ऑडिटर रिकमेंडेशन में अगर आपने कुछ भी डाला है, दैट शैल बी द basis for issuance of show cause notice beyond a question. So जब भी आप डालें, बड़े ही सोच समझकर डालें, उसकी तैयारी करके डालें, और बैकग्राउंड मटेरियल तैयार करके डालें ऑडिटर रिकमेंडेशन में। मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको डालने से, मैं सरकार की तरफ से ही बोलता हूं, ज्यादातर मैं यही करता हूं कोशिश कि जो कंप्लायंस सही है वही होने चाहिए, लेकिन जहां टैक्स पेयर को जेन्युइन प्रॉब्लम है, सरकार को भी सुनना चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों GSTN के प्लेटफॉर्म पे बोल रहा था, तो मैंने उनको यहां तक एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई। मेरे ख्याल सुशांत जी की बात को पूरा करके मैं आपको ये बताता हूं, अब अगर उसने DRC 03 के माध्यम से पे कर दिया है, तो आप डिस्क्लोजर में पार्ट बी में दे दें, अदरवाइज रिकमेंडेशन में मत दें। नहीं पे किया है तो आप रिकमेंडेशन में जरूर डालें, और पार्ट बी में ऑफ कोर्स उसकी ऑब्जर्वेशन आप, क्योंकि सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशंस आप बताएंगे कि अगर आप मटेरियलिटी, और मटेरियलिटी कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने क्या रिपोर्ट करना है। आपने 500 रुपए का शॉर्ट एंड एक्सेस आइडेंटिफाई किया जी, टैक्स पे नहीं हुआ। आपने कार्टेज चार्ज की हुई है सप्लाई पर, और आपने आइडेंटिफाई किया जी 10,000 रुपए की कार्टेज पर GST पे नहीं हुआ। अब आपको रिपोर्ट करना है या नहीं करना अपनी क्वालिफिकेशन में। अब आप 20 करोड़ रुपए के धंधे में अगर 10,000 रुपए का कार्टेज पर GST नहीं लगाया, तो मटेरियल अमाउंट नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी क्वालिफिकेशन में मत दे, सब्जेक्ट टू दिस
आप उसको डिस्क्लोज जरूर करें, ऑडिटर रिकमेंडेशन में दे दें या उससे पे करवा दें, अगर करता है तो, नहीं करता है तो रिकमेंडेशन में दे दें। तो मेरा सबमिशन ये है 9C के लिए कि DRC 03 अगर दे दिया उसने तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ डिस्क्लोज कर दे, वरना ऑडिटर रिकमेंडेशन में डाल दें। अब मैंने जो GSTN को एक बात बताई है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने आउटवर्ड सप्लाई 80 रुपए डिक्लेयर की थी, जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, और 100 रुपए मेरी सप्लाई थी, 20 रुपए मैंने अपने टेबल 4 में करेक्ट किए, टेबल 4 में करेक्ट किए। अब आपको पता है 80% प्रोप्राइटरशिप धंधे हैं। मेरे को फोन आते हैं पूरे भारत से, छोटे छोटे शहर, बिहार का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का, गुवाहाटी का, छोटे छोटे शहर जहां पर प्रोफेशनल्स मिलते ही नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल्स मिलते ही नहीं है। अब वहां पर वो एनुअल रिटर्न जब फाइल करेगा तो भैया टैक्स पेयर खुद ही फाइल करेगा ना। अब टैक्स पेयर ने बाल दिया कि भाई नजर आ रहा है ये मेरी 80 थी, मेरी तो एक्चुअल 100 है, 100 डाल दी, ऑनेस्ट टैक्स पेयर है। अभी एक टैक्स पेयर चार्टर निकाला है ना परसों, हमारे प्रधानमंत्री, कल ही निकाला आई बिलीव प्रधानमंत्री जी ने, और उसमें कहा है कि हम विश्वास करेंगे कि सारे टैक्स पेयर ऑनेस्ट हैं। हम भी विश्वास करते हैं कि सारे टैक्स पेयर ऑनेस्ट हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी। अब उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर ने 80 का 100 किया और फाइल करता करता आगे पहुंचा। आखिरी में एक बटन नजर आया फॉर्म 9 में, टेबल 9 में, उसने देखा कि भी 80 रुपए की लायबिलिटी आ रही है, अब इसको 100 रुपए पे कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा जरा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 100 कर देता हूँ, उसके 100 रुपए पे बना देता हूँ। उसने 20 रुपए की जो लायबिलिटी थी, 2 रुपए 4 रुपए वो भी डाल दी उस टेबल 9 में। अब उसने देखा कि भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और 2 रुपए 4 रुपए जो भी बनता है टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको बटन नजर आया कंप्यूट लायबिलिटीज, उसने बटन दबाया कंप्यूट लायबिलिटी, सब कुछ भर दिया, कंप्यूट लायबिलिटी बटन दबाया। कंप्यूट लायबिलिटी बटन दबाते ही टॉप लेफ्ट साइड में नजर आता है रेडी टू फाइल। कंप्यूट लायबिलिटी बटन दबाते ही नजर आता है रेडी टू फाइल। अब सामने वाला जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर बैठा है सिस्टम के सामने, उसको नजर आना चाहिए तेरा इतना टैक्स एडिशनल बन रहा है, ये टैक्स पे करो फिर फाइल करो, और वो कहता है रेडी टू फाइल। अच्छा रेडी टू फाइल, चलो सबमिट बटन दबाता हूं। अब सबमिट के बाद हो सकता है वो मांगेगा टैक्स, बटन दबा दिया सबमिट का, सबमिट भी हो गया। अभी भी सोच रहा है कि भैया टैक्स मांगेगा, कहता फाइल दबाता हूं, फाइल के बाद मांगेगा, फाइल दबा दिया, फाइल भी हो गई, कोई टैक्स नहीं मांगा पोर्टल ने। अब वो जो 4 रुपए टैक्स पे करना था, जो तैयार बैठा था बैंक अकाउंट में पैसे रख के, वो 4 रुपए पे नहीं कर पा रहा। वो कहता है कोई बात नहीं, फाइल होगी ना, मेल आएगी, वो जैसे इनकम टैक्स में आता है ना 143(1) में चेक होके आता है, डिमांड आती है, बताते हैं ये पे कर देना जाके, वैसा आएगा। 3 महीने हो गए, जनवरी 2020 में फाइल की थी, आज तक कोई डिमांड आई नहीं आई। अब ऐसे आप सोचिए 80% लोग हैं, जिसमें से 40% लोगों के पास प्रोफेशनल नहीं है, जिन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा कि DRC 03 से पे करना है। उनको टैक्स कैसे पे करेंगे? वो टैक्स की लीकेज है, रेवेन्यू की लीकेज है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की रेवेन्यू लीकेज है, जो कि GSTN समझ ही नहीं रहा। तो ये आप, हम सब तो पढ़ रहे हैं, हम तो डे इन डे आउट पढ़ रहे हैं। आज भी आप 14 अगस्त छुट्टी का दिन, माहौल अब छुट्टी का हो गया, 2 छुट्टियां इकट्ठी हैं, आज भी आप अपने सिस्टम के आगे बैठकर, कहीं मैं देख रहा था कि गाड़ी में लगाकर घर जा रहे हैं, तो गाड़ी में लगाकर सुन रहे हैं। कितनी डेडिकेशन है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में। हमारे जैसा प्रोफेशनल इस धरती पे और है नहीं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। अभी सचदेवा साहब मुस्कुरा रहे हैं सामने बैठे, बिल्कुल टेबल अपनी कुर्सी से हिले नहीं है विकास सचदेवा जी, में जब से देख रहा हूँ इनको, सुने जा रहे हैं बिल्कुल, कितनी डेडिकेशन है। अब आप देखिए सर, हमारे जैसा व्यक्ति सब जगह थोड़ा ना हो सकता है। तो उन टैक्स पेयर का क्या होगा? ऑटोमेशन कीजिए, सिस्टम को ऑटोमेटेड बनाइए, ऑटोमेटेड ड्रिवन बनाइए, ताकि समस्या ना हो। चलिए, सवाल कोई आया नहीं है। एक अश्विनी सिंगला जी का सवाल है, सर वेयर टू शो ITC रिवर्स थ्रू DRC सीरीज। सर आप इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल में डालिए, और वहां पर आप एनुअल रिटर्न सेलेक्ट कीजिए, और 73(5) सेलेक्ट कीजिएगा, 74(5) सेलेक्ट मत कीजिएगा। 73 सबसेक्शन 5 में DRC, जब भी एनुअल रिटर्न या 9C का आपने टैक्स पे करना है DRC 03 में, तो आप 73(5) या 74(5) सेलेक्ट करेंगे, या फिर एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा 74(5) सेलेक्ट नहीं करेंगे, 73(5) या एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे। टाइप ऑफ टैक्स पे कोई और सवाल जी आता है तो हम जवाब देने को तैयार हैं। अदरवाइज आई बिलीव कि मैं ऑलमोस्ट टाइम पे, शशि जी, चेयरमैन साहब, बिल्कुल टाइम पे हूँ। आई एम नॉट लेट इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम।
अश्विनी सिंगला जी, आप अगर आउटपुट टैक्स, अगर आप इनपुट टैक्स रिवर्स कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स रिवर्सल का स्पेसिफिक टैब है वहां पर, आप वो सिलेक्ट कीजिए। जी, कोई और सवाल किसी का? सोनिया मैडम भी हमें नजर आनी शुरू हो गई हैं। सर आप तो पूरा सुन रहे थे, ऐसी बात नहीं है। आप थी यहाँ पर बट वीडियो ऑन नहीं था तो मैं देख नहीं पा रहा। सर एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए खजांची साहब। खजांची साहब का सवाल बिल्कुल लेना होता भाई, सारे प्रोग्राम सारे काम खजांची के बिना कुछ नहीं। चेयरमैन साहब सुन रहे हो तो ध्यान रखिएगा जी। सर हम जोन से ये 5 करोड़ एंड अबव वाले टैक्स पेयर्स होते हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव होती है, उनकी जीएसटीआर 1 जाती है बाय 10th ऑफ द मंथ एंड जीएसटीआर 3 जाती है बाय 18th ऑफ द मंथ या 20th ऑफ द मंथ, सॉरी। तो इस केस में एक दो केसेस में फिगर आउट किया कि 1 में जोन सा है कम गई और 3B में बाई चांस सेल ज्यादा चलेगी कभी, तो 18-19 में ओवर आईटीसी यूटिलाइज हो गया इन जीएसटी, वो जीएसटी वेबसाइट पे कह लो या लेजर कैश वजह से हमारी बुक्स में ठीक चल रहा है। तो अब 9 भरनी है तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में कैसे कराएंगे कि जो आपने अगर गलत टैक्स या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया है, हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में टैक्सेबल टर्नओवर ज्यादा भर दी है और आउटपुट टैक्स भी ज्यादा भर दी है। तो टैक्स अगर ज्यादा भर दिया है आपने तो उसको एडजस्ट कभी नहीं किया? नहीं। तो उसके लिए आपको रिफंड फाइल करना पड़ेगा। 9 में आप करेक्ट करिए, एडिशनल टैक्स नजर आएगा 3B वाला आपका, वहां पर टेबल नंबर 4 में आपकी जो करेक्ट टर्नओवर है बुक्स वाली वो दिखाइए, और आपको 3B वाला जो टैक्स है वो टेबल नंबर 9 में आ रहा होगा जीएसटीआर 9 के, वो एक्स्ट्रा आ रहा होगा, और तो जो एक्स्ट्रा होगा वो आप रिफंड फाइल कीजिए सेक्शन 54 में। एनी अदर अकाउंट। सेकंड ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हमारी हर मंथ में सेल ज्यादा ही होती है, हमने टैक्स देना ही होता है, तो हम उसको फॉलो करके आगे तक लेके जाएं, उसके आगे किसी... वो तो पॉसिबल है ही है ना हमेशा, वो तो सर्कुलर के माध्यम से पॉसिबल है ही है हमेशा, इनडेफिनेटली पॉसिबल है जब तक सर्कुलर विड्रॉ नहीं होता। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपने वो ध्यान ही नहीं दिया, आपने उस चीज को कंसिडर ही नहीं किया, बाद में पता लगा। हाँ सर ऐसे ही हुआ है। हमने अब जब बुक्स अभी जब चेक किया, हमारा क्रेडिट लेजर काफी टाइम से मिसमैच चल रहा था, लॉकडाउन में बैठे थे तो हम लोगों ने सारा मैच करवाया। कौन से साल का है वो? 18-19 का है ना, तो आप अपनी टर्नओवर इस बार अब 18-19 का आप टर्नओवर भी रिड्यूस नहीं कर सकते, उसका रिडक्शन का टर्नओवर आपका सेक्शन 18-19 में 3B में मेरी टर्नओवर 1 रुपी, मान लो 120 रुपीज गई हुई है, और जीएसटी 1 में मेरी टर्नओवर 100 रुपीज गई हुई है, मेरी करेक्ट टर्नओवर 100 रुपीज ही है, तो वो 20 टर्नओवर भी एक्स्ट्रा चला गया, उस पर टैक्स भी 18% एक्स्ट्रा चला गया 3.6, तो मेरे को ये 23.6 जो अपना है उसको रिड्यूस अब आप नहीं कर सकते सर, वो आप सितंबर 19 तक कर सकते हैं सर। पर रोल ओवर में कैसे पता चलता है कि मैंने 3B कौन सी वाली ठीक करी है? जैसे अगर मैं उसको रोल ओवर करता हूँ, मेरी पीयूजी से भी वो डिस्कशन चली थी, वो आप एडजस्टमेंट कर लो, मैं लॉ बता रहा हूँ आपको। हाँ लॉ तो मैं कानून बता रहा हूँ, वो आप एडजस्टमेंट कर लो। आप कहो जी सितंबर 19 की 3B में मैंने वो वाला क्रेडिट आउटपुट रिवर्स किया था जो कि रह गया था मेरा करना, और बाकी सितंबर वाला अब किया है, पॉसिबल है ना? बिल्कुल सर। वो आपको रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी सर। हाँ जी। सेटिस्फाई करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को, मैच करके अमाउंट को। हाँ जी। अगर वहां डिफरेंस आया तो मैं पकड़ लूंगा, वो प्रॉपर ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं सर। आपको मैच करना पड़ेगा अमाउंट को, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा उस चीज को। तो कानून ये है कि आप वो कर नहीं सकते, बाकी अब कानून की जो परेशानी है वो तो है ही है। सर रिफंड का ऑप्शन कैसे होगा? सेक्शन 54 में ही होगा, वो 2 साल का लिमिट आपके ऊपर लगता है, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2 साल का लिमिट लगता है यहाँ पे, अब 2 साल का लिमिट तो निकल चुका। अब हम इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन दिया 1 जुलाई को, कम से कम 15 प्रोग्राम हुए 1 जुलाई के आसपास। अभी भी आई एम राइटिंग इन माय आर्टिकल्स कि भाई मैंने ऑडिट के दौरान 18-19 के ये पता लगाया कि ये आउटवर्ड सप्लाई जो है मेरी एक्स्ट्रा चली गई है, इस पे टैक्स एक्स्ट्रा चला गया, जो सिमिलर केस है आपका, मुझे रिफंड दो। अब 54 कहता है कि भैया तुम्हारा तो रेलेवेंट डेट जो है वो सप्लाई से था, खत्म होगी कहानी,
और पता मुझे आज लगा, तो मैं रिफंड कैसे मांगू? सो आपके लिए वो रिफंड की भी प्रॉब्लम आएगी। आप वही करो जो स्पिल ओवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज छुट्टी वाले माहौल में आपने एक बहुत अच्छा सेशन दिया हमें, बेसिक और बहुत डिटेल में डिस्कशन GST 9 के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स आई विल इनवाइट आवर चेयरपर्सन CA सोनिया मैडम to please. Thank you, Shashi ji. A very good evening to all. I feel privileged while proposing a vote of thanks to CA Rajinder Arora ji, a man of intellect and technical expertise, I must say. Thanks for the wonderful deliberation that is filled with immense knowledge. So you have covered all the practical aspect with reference to the respective areas, and I'm assured that members are benefited with this session. And I must say, you are perfectly named as GST ki raah mein apna aapka dost, because you taught GST in a friendly way and make all familiar with all the provisions. Thanks for sparing your valuable time, and thank you all. Stay healthy, stay happy, and enjoy holiday. राजेंद्र जी, पीयूष जी का मेरे को कॉल आया है कि he has been fixed in some problem, so he is saying thank you so much for the seminar and he has just visited his neighbor. वहाँ पे कोई mishappening हुई है? नहीं सर, कोई बात Give a vote of thanks on my behalf. नहीं, it's okay. Thank you so much sir. Pay my regards to him, otherwise I will speak to him also. Sure sir, sure. Thank you so much. Thank you Okay, everyone. thanks to Rajinder all. ji. Happy Independence Day. And tomorrow, please do attend our Independence Day function, Talent Hunt by CA students at 6 p.m. tomorrow on the occasion of Independence Day. Happy Independence Day to all. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you, Arora sir. Very nice deliberation. CA Sumit Agrawal, Bareilly. Thank you, Sumit ji. Thank you. Thank you, sir. Thanks to all the members for attending, and special thanks to our regular members like Shant Batra, Kunal Kapoor ji, and other members. And thank you so much, and keep connected with us. Thank you so much.